नमस्ते दोस्तों। नीट 2026 का कैंसिल होना सारे स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए एक शॉक है। इस सिचुएशन को हमें कैसे देखना है? कैसे हमें अपने इमोशंस को मैनेज करना है? कैसे अपनी तैयारी को फिर से शुरुआत करके इस पूरी सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है? आज इसी विषय में हम एक ओपन, एक कैंडिड, एक मीनिंगफुल डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बच्चों के इमोशंस की बात करते हैं। इतने सारे बच्चों से बात हुई, कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका कि सिलेक्शन श्योर था और वो सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिए थे, उनकी मीडिया में पोस्ट आना स्टार्ट हो गई थी और कुछ बच्चे बिगड़ गए थे पेपर उनके और उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। कैसा रहा बच्चों के साथ में मतलब अपना डिस्कशन? सो एक्चुअली मिक्स्ड इमोशंस ही हैं बच्चों के। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो 640s या 650s के आसपास ला रहे थे। ऑब्वियसली वो लोग हैप्पी थे कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, बट गिवन द सिनेरियो हो सकता है कि वो बच्चे भी बहुत पीछे रैंकिंग में आते और उनको भी शायद रिपीट ईयर की तरफ जाना पड़ता। तो मोस्टली तो 640 650s लाने वाले बच्चों के लिए तो एक्चुअली एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन के आया ये कि वो एक बेटर स्कोर की तरफ जा पाएंगे। एक्चुअली क्या है कि जो स्कोर अभी आ रहा था लास्ट ईयर के सिनेरियो देख रहे थे, उनकी रैंकिंग लगभग ये मान के चलिए आपकी 60,000 से 1 लाख क्रॉस होती है इजीली। कितने और मार्क्स पर? वो लगभग ये मान के चलिए 640 650 के अराउंड वो 60,000 के बाहर बाहर जाते। और जो 2024 का पेपर था उसमें 656 652 लास्ट गया था। इसमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है 25,000 स्टूडेंट्स को जो ऑल इंडिया रैंकिंग के अकॉर्डिंग अपने कट ऑफ देखते हैं, वो 652 पे जाकर के क्लोज हो गई थी। तो वही सिनेरियो अब वापस देखने को मिल रहा था। तो एक ये बोलूँगा कि उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा हुआ जिनके 640 650 आ रहे थे, वो इस भ्रम में रह कर के हमें मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा और लास्ट में जाकर के वो जो टूटते जब काउंसलिंग स्टार्ट होती या फिर रैंकिंग आती, तो बेटर है कि उनको भी इस चीज़ को एक बेटर अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए कि एक स्टैंडर्ड उन्होंने सेट कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टैंडर्ड उनको जो है अचीव करना है कि दोबारा पेपर होगा तो हम उसमें और बेटर परफॉर्म कर पाएँ। जी सर। अभी अभी थोड़ी देर पहले 2-3 बच्चे मेरे से मिलके गए। हाँ वो जी। भी यही कह रहे थे कि हमारे लिए तो ये थोड़ा बेटर ही हुआ कि इस हिसाब से हमारा एग्जाम हुआ था, हम थोड़ा डिसअपॉइंटेड थे और हमें एक सेकंड अपॉर्चुनिटी मिल रही है यस, यस। और पेपर लीकेज की वजह से शायद हमारे साथ जस्टिस हो भी नहीं पाता। तो आई थिंक उनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है अच्छा रैंक लाने के लिए, तो वो मोटिवेटेड फील कर फील रहे कर थे। गौर सर, एक्चुअली बच्चों के मन में गुस्सा भी है। मतलब आप देखेंगे जेन्युइनली बच्चों की आंखों में गुस्सा था कि यार मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब कैसे पेपर, इतना बड़ा पेपर कैंसिल हो सकता है। यहाँ पेरेंट्स और टीचर्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। एक्चुअली बच्चे तो 18-19 की एज ग्रुप के हैं, हमें उनको करेक्ट पर्सपेक्टिव देना होगा कि इस सिचुएशन को उन्हें कैसे देखना है। तो पेरेंट्स, आपको इस समय बड़ा कंपोज रहना है, बच्चों को कहना है, समझाना है कि भाई ये सिचुएशन केवल आपके साथ नहीं है। वो बच्चा जो 720 ला रहा है, 690 ला रहा है, उसको भी दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। तो सबके साथ है ये सिचुएशन। और मतलब एक बच्चे ने बहुत अच्छा कमेंट दिया था कि हम ऐसे डॉक्टर से 5 साल बाद, 7 साल बाद ऑपरेशन कराते हैं जिसके कि मार्क्स ही नहीं आ रहे थे, तो वो तो बहुत बड़ा ब्लंडर होता। तो ये चीजें कंट्रोल हो रही है और हमारे को मौका मिला है कि हमारी परफॉर्मेंस हमें इम्प्रूव जबकि करें। वो बच्चा सिलेक्ट हो रहा था। जबकि वो बच्चा सेलेक्ट हुआ था, उसको गुस्सा भी आ रहा था, बट एट द सेम टाइम उसने एक कमेंट बोला। पास्ट में भी पेपर्स कैंसिल हुए हैं कई बार, उस समय किस तरह से गवर्निंग बॉडी ने मैनेज अभी किया? जो इस साल कैंसिलेशन का आया है वो डायरेक्टली एनटीए ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात कर करके वो सीधा डायरेक्ट कैंसिलेशन का विद इन 10 डेज। अभी आज 12 मई है और 3 मई को एग्जाम हुआ, तो विद इन 10 डेज आ गए। पहले जो कैंसिलेशन हुआ है उनके अंदर सभी जितने भी केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू फर्दर कैंसिल हुए हैं। तो उस समय एग्जाम जो है वो जुलाई एंडिंग के अंदर दोबारा जो है कंडक्ट करवाया गया है, बट इस बार थोड़ा जल्दी ये कैंसिल हुआ है। तो आई थिंक कि चांसेस बन रहे हैं कि पेपर थोड़ा जल्दी ही कंडक्ट करवाया जाएगा। लगभग 1 महीने का गैप मिलेगा, बट जल्दी ही कंडक्ट करवाएंगे। तो ये सिनेरियो रहा है। मिनिमम 4 वीक्स मिनिमम टाइम तो मिल जाएगा। 2015 और 2016 के अंदर पूरा नेशनल वाइड री एग्जाम हुआ था। जहां आप अगर अपने देखें जैसे उड़ीसा के अंदर साइक्लोन की वजह से, या लास्ट जो मणिपुर और श्रीगंगानगर के अंदर री नीट हुआ था, वो कुछ पर्टिकुलर सेंटर्स पे हुआ था। जो नेशनल वाइड हुआ था लास्ट टाइम, वो हुआ था 2015 एंड 2016 के अंदर। तो जिसमें थोड़ा सा अच्छा गैप लिया था एनटीए ने कि कंडक्ट करवाने के लिए सारी जो दोबारा प्रैक्टिसेस हैं वो दोबारा से हुई, तो ऐसा था। मुझे लगता है कम से कम 5 से 6 हफ्ते का गैप तो मिलेगा बच्चों को अच्छी तरह से। और सबसे पहले मतलब बच्चों को इस सिचुएशन को एब्जॉर्ब करना है। मतलब यस। मैं बच्चों से यही कहता हूँ कि भाई कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। जो आपके कंट्रोल में नहीं है,
आप उसको मतलब सिचुएशन से फाइट करने में मतलब नहीं है। सिचुएशन आपके लिए भी है, सिचुएशन टीचर्स के लिए भी है, टीचर्स को भी वापस से डील करना है इस बच्चों के साथ में। और यहाँ पे बच्चों के लिए एक एडवाइस ये है सबसे इम्पोर्टेंट कि हर कोई सेंसेशनलाइज करना चाहता है मैटर को। यूट्यूब पे, न्यूज़ में, न्यूज़ चैनल्स पे ये मैटर कई दिनों तक चलेगा। लोगों की रिएक्शंस ली जाएगी, बहुत सारे कमेंट्स किए जाएँगे। बच्चा लोग आपको समझना है कि यार अपने को एग्ज़ाम देना है दोबारा, दिस इज़ फैक्ट, ये चेंज नहीं होगा। तो बेटर है अब अपन सेक्लूजन में आ जाएँ। मतलब कॉल टू एक्शन पे भी हम सर लोग बात करें तो सबसे पहला एक्शन तो यही होगा कि भैया एक्सेप्ट द अनकंट्रोलेबल कि भई एग्ज़ाम होना है दोबारा, एग्ज़ाम होना है, आपको अपीयर होना है तो अब बार-बार उस एग्ज़ाम के बारे में क्या सुनना? समझदारी मेरे हिसाब से है कि अब आप यूट्यूब पे, सोशल मीडिया से अपने आप को कट ऑफ कर लो और अपने टीचर्स के सुपरविज़न में पढ़ाई में अच्छी तरह से लग जाओ। डिफ़िकल्टी लेवल के लिए भी बच्चे कई बार पूछेंगे कि भई किस तरह का डिफ़िकल्टी लेवल रहेगा आगे के लिए? ज़्यादातर तो जब भी री एग्ज़ाम हुआ है तो पेपर एज़ कंपैरेटिवली मॉडरेट ही रहा है, ज़्यादा ईज़ी भी नहीं बोलेंगे। और जो एग्ज़ाम नेशनल वाइड हुआ है तो उसमें पेपर का पैटर्न पूरा चेंज होकर के आया है, जैसे इस साल होने जा रहा है। और अगर मान लीजिए जो फिक्स सेंटर्स पे जहाँ एग्ज़ाम हुआ है, वहाँ पे सिमिलर काइंड ऑफ टॉपिक्स से क्वेश्चन्स आए हैं। जैसे 2022 का सिनेरियो अपने देखें, 2023 का सिनेरियो देखें, तो जिससे मान लीजिए अगर केमिस्ट्री में आरएनए सीक्वेशन से क्वेश्चन उठाया तो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, चाहे वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से उठाए या कहीं से उठाए। बायो के अंदर अगर पॉपुलेशन इंटरेक्शन से क्वेश्चन आ रहा है तो सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न पे ही सेम टॉपिक से क्वेश्चन उठा करके दिए गए हैं। बट इस बार जो नीट एग्जाम हो रहा है वो पूरा नेशनल वाइड पूरा दोबारा से हो रहा है, तो उसमें पैटर्न चेंज होता है। तो जैसे चांसेस हैं थोड़े से कि पेपर को कि अगर इन केस दोबारा कहीं लीक के चांसेस ना हो तो एनटीए ये स्टेप ले सकता है कि पेपर का लेवल थोड़ा-सा वो अभी जो आया था उसे मॉडरेट साइड में लेकर के जाए। मुझे लगता है कि पेपर के लेवल को बच्चों को सोचना ही नहीं चाहिए। यस। मतलब बच्चों को स्पेक्ट्रम के दोनों एंड्स पे काम करके चलना चाहिए। वो टीचर्स की ज़िम्मेदारी है। जिन भी इंस्टीट्यूट्स पे पढ़ रहे हैं वो टीचर्स अपने आप केयर करेंगे। दोनों तरह के पेपर्स लेंगे। ईज़ी जिस तरह का पेपर आया था और जैसे 25 का पेपर आया था और प्रोबेबली 25 से डिफिकल्ट पेपर भी आ जाए, तो हम टीचर्स को तो बच्चों को दोनों एंड्स पे ही रेडी करके चलना रहेगा। यस। बच्चों के लिए तो सीधी बात है, जो आपको दिया जा रहा है आपको करना है आंसर, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, थ्योरी करनी है, सब कुछ करना है। अब जैसे शेड्यूलिंग वगैरह की बात करें अपन, तो जल्दी से जल्दी आप बच्चों को गियर अप करना होगा। जी, गियर अप करना होगा, अपने माइंड को सेट करना होगा कि यार अब पढ़ाई करनी है, टीचर्स के सुपरविजन में पढ़ाई करनी है। तो बच्चा लोग हमारा यही कहना है कि सबसे पहले आप अपने सिलेबस का एक स्टेटस चार्ट बनाएं। उस स्टेटस चार्ट में फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में जितने चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को आप एनलिस्ट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और हर चैप्टर में सब टॉपिक्स में आप जाकर देखो कि कौन से सब टॉपिक्स में अभी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है और मार्क करो कि भाई ये टॉपिक मेरा कंप्लीटली प्रिपेयर्ड है, ये टॉपिक मेरा थोड़ा कम प्रिपेयर्ड है और ये टॉपिक मेरा थोड़ा और कम आता है, ताकि हम अपनी प्रायोरिटीज को प्रायोरिटाइज कर सकें कि हमारा समय कैसे जाना है। तो मेरे हिसाब से पूरा सिलेबस इस तरह से अच्छी तरह से बच्चों को डिफाइन कर लेना चाहिए। एक अपना रूटीन बन जाना चाहिए जैसे पहले था कि आपको 3-3 आवर्स के स्लॉट्स पे पढ़ाई करनी है। दिमाग को शांत रखने के लिए जितनी भी प्रैक्टिसेस आपके इंस्टीट्यूट्स पे आपको बताई गई हैं, आपके टीचर्स ने बताई है, उन प्रैक्टिसेस को आप रेगुलर करो। थोड़ा खेलने का, फिजिकल एक्टिविटी का, रिक्रिएशन का आप रखो, ताकि ढंग से अच्छी तरह से पढ़ाई हो सके। हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी होगी, थ्योरी को भी लेके चलना होगा, टेस्ट को भी और अच्छी तरह से देना सीखना होगा। तो ओवरऑल दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि हम अपनी परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं। तो हमें बस सही माइंडसेट रखना है। बच्चों यही कहना है कि इस पूरी सिचुएशन को एक शानदार अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है, एक्सेप्ट करना है और अपने टीचर्स के सुपरविजन में पूरे डेडिकेशन और डिवोशन के साथ आगे बढ़ना है। हम सब टीचर्स की शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट बच्चों।